Okay. Today's topic is the Constitution of UK salient features. I am Sumbal Shahzad. तो जी salient features of British Constitution हमारे पास तकरीबन कोई 10-11 हैं, जिनमें ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन है, फ्लेक्सिबल है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस करता है, सॉरी कन्वेंशंस पे बेस करता है, थ्योरी और प्रैक्टिस में डिफरेंस है, और ऑर्गेनिक इन नेचर है, मतलब एवोल्यूशनरी इन नेचर है कि बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। और पार्लियामेंट्री एग्जेक्टिव्स का कंसेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस, रूल ऑफ द लॉ और सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, इनको डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये अनरिटन है, अनकोडिफाइड है। मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद क्या है कि पार्लियामेंट के लोग बैठ के एक वक्त में उस कॉन्स्टिट्यूशन को पास करते हैं, तो वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उसके बाद जो है पूरा मुल्क का निज़ाम उसके तहत चलाया जाता है। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ये होता है कि आप विद द बेस्ट ऑफ टाइम या टाइम टू टाइम क्या करते हो, कुछ एक्ट्स, कुछ लॉज पास करते रहते हो और उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हिस्सा बना देते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनरिटन फॉर्म में मौजूद हो, मतलब बाय प्रैक्टिस तो किसी चीज़ की हो रही हो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ मौजूद ना हो। तो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा है। बहुत सारे लॉज हैं, एक्ट्स हैं जो कि लेजिस्लेचर ने पास किए हैं, जैसे कि हमारे पास मैग्ना कार्टा की मिसाल है 1215 में, बिल ऑफ द राइट्स है 1689 में पास हुआ है। फिर इसी तरह एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, रिफॉर्म्स एक्ट है, फिर पार्लियामेंट एक्ट्स हैं। तो ये सब क्या है, ये एक्ट्स हैं, रिटन है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है यूके के। लेकिन ये बहुत एक छोटा सा हिस्सा है, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना यूके के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अनरिटन है। ठीक है, वो कन्वेंशंस हैं, ट्रेडिशंस हैं, लोग उनको फॉलो करते जा रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कुछ नहीं हुआ। जैसे कि पार्लियामेंट और किंग का क्या रिलेशन होगा, ये भी नहीं पता। पार्लियामेंट और कैबिनेट का या सिविल सर्विस का क्या रिलेशन होगा, कुछ भी रिटन नहीं है, लेकिन इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। फाइन, तो ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये नेक्स्ट बात यही लिखी हुई है कि मोस्टली बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस एंड कन्वेंशंस। ठीक है। अच्छा, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्लेक्सिबिलिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन या रिजिडिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लाना है, कोई अमेंडमेंट लानी है, किसी आर्टिकल को एब्रोगेट या रिपील करना है, तो आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते आसानी से रिजिडिटी में। ठीक है, आपको सारी स्टेट से 2/3 मेजोरिटी या जितनी वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दे उतनी मेजोरिटी चाहिए होती है। अगर वो मेजोरिटी से पास हो जाता है हर स्टेट में और सेंटर में अपनी पार्लियामेंट में, तो फिर वो अमेंडमेंट जो है वो लागू हो जाती है, अदरवाइज वो लागू नहीं होती। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मकसद है कि आपको, मतलब जिस तरह आप नॉर्मल लॉज बनाते हो, अमेंड रिपील करते हो, एब्रोगेट करते हो, बनाते हो, इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको अमेंड करना, एब्रोगेट करना, रिपील करना आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, ना ही आपको एक बहुत बड़ी मेजोरिटी चाहिए हाउस ऑफ कॉमन्स या लॉर्ड्स में। ठीक है, ना ही क्या है कि आपकी जुडिशरी इतनी पावरफुल है कि किसी भी अमेंडमेंट को वो नल एंड वॉइड कर सके, ना ही आपके पास जो स्टेट्स हैं वो इतनी पावरफुल हैं जो कि मतलब क्या कहें कि अमेंडमेंट होने से रोक सके। ठीक है, क्योंकि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में ये होता है। यूजुअली जब मैंने यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि स्टेट्स जो मतलब प्रोविंसेस जो हैं उनके पास तो इतनी पावर ही नहीं होती, सारी पावर सेंटर के पास होती है, और लेजिस्लेचर भी सिर्फ सेंटर का होता है, प्रोविंसेस में कोई लेजिस्लेचर नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप कोई अमेंडमेंट आनी है तो पार्लियामेंट में जो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो लोग बैठे हैं ना, वो अमेंडमेंट को प्रपोज करेंगे, फाइन, उसको पास कर देंगे, सेनेट उसमें कुछ भी नहीं कर सकती, मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जो अमेंडमेंट आ गई है उसके हक में ही वोट देना है। ठीक है, और जो किंग है उसने इसको साइन ही करना है, किंग जो है वो रिफ्यूज नहीं कर सकता साइन करने से, और कोई स्पेशल जुडिशरी भी नहीं है। ठीक है, जो कि लॉ को नल एंड वॉइड कर सके। तो इसलिए फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन, इसको चेंज करना, मोल्ड करना, एब्रोगेशंस करना, रिपील करना किसी भी आर्टिकल को, या कोई नए प्रोविजंस डालना बहुत 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 आसान है। फ्लेक्सिबल है कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि यूके यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने पढ़ा था तो बहुत रिजिड है।
उसको अमेंड करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आज तक सिर्फ और सिर्फ यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं? 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं सिर्फ आज तक। ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? हमने जब मोनार्की का कंसेप्ट पढ़ा था ना, तो मैंने आपको बताया था दो तरह की मोनार्कीज होती हैं। एक एब्सोल्यूट मोनार्की होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है। एब्सोल्यूट मोनार्की में जो मोनार्क होता है वो ऑल एंड ऑल होता है, ठीक है, वो किसी को अकाउंटेबल नहीं होता, एब्सोल्यूट होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने मोनार्की की पावर्स को लिमिटेड कर दिया होता है, ठीक है। तो इंग्लैंड क्या है? इन इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड मोनार्की है। यहाँ पर जो मोनार्क है ना, उसकी पावर्स को लिमिटेड कर दिया। उसकी जितनी भी पावर है ना, वो मतलब पहले मोनार्क के पास बहुत ज्यादा ताकत थी, ठीक है, बहुत ज्यादा पावर थी। जब ये पहला रेवोल्यूशन हुआ है ना, तो इस रेवोल्यूशन के बाद मतलब सिविल वॉर हुई थी। सिविल वॉर के बाद जो है मोनार्की को खत्म कर दिया था, ठीक है। फिर मोनार्की को खत्म करने के बाद तकरीबन कोई 10 या 20 साल के लिए इंग्लैंड जो है वो क्या हो गया था? रिपब्लिक हो गया था। ऑलिवर क्रॉमवेल उसका हेड ऑफ द स्टेट बन गया था। फिर ऑलिवर क्रॉमवेल की डेथ के बाद ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया था, ठीक है। मतलब ऑलिवर क्रॉमवेल की डेथ के बाद एक नया मोनार्की लोग ले आए थे, उन्हें लगा था मोनार्की ही बेस्ट सिस्टम है, ठीक है। तो वो जेम्स टू की गवर्नमेंट आ गई थी, ठीक है। तो जेम्स टू की गवर्नमेंट आ गई। अब क्या हुआ कि जेम्स टू की गवर्नमेंट जब आई तो उसने भी कुछ इस तरह करना शुरू हुआ कि ना पार्लियामेंट को मसले होना शुरू हो गए थे। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया। उस ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि मतलब इन्होंने एक पार्लियामेंट एक्ट पास करवाया पार्लियामेंट ने, और सारी की सारी पावर्स मोनार्क से लेके पार्लियामेंट को दे दी, ठीक है, सारी की सारी पार्लियामेंट को दे दी। तो क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वेरियस एक्ट्स आते गए, जिसकी वजह से मोनार्क जो है उसकी ताकत कम हो गई और सारी की सारी पावर्स किसके पास आ गई? लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के पास, कैबिनेट के पास, ठीक है। अब क्या है, मोनार्क जो है जो भी काम करता है वो कैबिनेट से और प्राइम मिनिस्टर के मशवरे से करता है, और कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर जो उसे करने को कहते हैं वो करता है, ठीक है। जब हम मोनार्क की पावर्स के बारे से पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि जितनी भी मोनार्क की पावर्स है ना, वो या तो पीएम उसको एडवाइस कर रहा होता है या कैबिनेट उसको एडवाइस कर रही होती है, वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, बिल्कुल ही वो टूथलेस है मोनार्की। अच्छा, यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है? अच्छा, इंग्लैंड जो है ये, हमने यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट पढ़ा हुआ है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स नहीं होती, ठीक है। वो सारी की सारी स्टेट में सेंटर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जो प्रोविंसेस हैं उनके पास कोई पावर नहीं है। सेंटर की मर्जी किसी भी प्रोविंस को कभी भी मर्ज कर दे, किसी भी प्रोविंस को कभी भी डिवाइड करके दो नए प्रोविंस बना दे, तो सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी मौजूद होती है, तमाम पावर्स उसके पास होती हैं। प्रोविंसेस की बाउंड्रीज की कोई सेंक्टिटी नहीं होती, और सेंटर कभी भी उन्हें मर्ज कर सकता है, कभी भी उन्हें डिवाइड कर सकता है, फाइन। फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जब है ही नहीं और एक ही लेजिस्लेचर प्रेजेंट है, ठीक है, तो सारी पावर्स कौन एंजॉय कर रहा है? सेंटर, फाइन। तो सेंटर जितनी भी पावर्स प्रोविंसेस को दे देगा ना, प्रोविंसेस उन्हीं पावर्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से कुछ भी नहीं, इतनी पावर्स ही नहीं उनके पास। सेंटर ने जितनी पावर जिस जिस प्रोविंस को दे दी वो उतनी उतनी पावर जो है वो उसको प्रैक्टिस करेगा। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। अच्छा, फिर क्या है हमारे पास? बेस्ड ऑन कन्वेंशंस। अच्छा, कन्वेंशंस पे बेस्ड होने का क्या मकसद है? यूके के जो लोग हैं ना, वो कन्वेंशनल लवर्स हैं, ठीक है, कन्वेंशंस को बहुत मोहब्बत करते हैं। तो इस वजह से आज के डेमोक्रेटिक दौर में भी यूके में जो है आप देख रहे हो मोनार्की चल रही है। हालांकि वो कितना वेल डेवलप्ड है और सब कुछ है, लेकिन वो एक रिपब्लिक नहीं है, वो एक मतलब मोनार्कियल स्टेट है। तो लोग जो है ना कन्वेंशनल लवर्स हैं, ट्रेडिशनल लवर्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं है, लेकिन लोग उन्हें प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ये पॉलिटिकल सिस्टम में भी ये चीज़ें हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और चांसलर, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, ठीक है, वो क्या है, वो हमेशा हमेशा हाउस ऑफ द कॉमन्स से आते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड से कभी भी नहीं आते। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ ये, लेकिन ये एक ट्रेडिशन है, एक ट्रेडिशन है, लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस होता हुआ चला आ रहा है, फाइन। फिर क्या है, मोनार्क को जब भी
कोई बिल लेजिस्लेचर पास करके भेजेगी एज अ लॉ बनाने के लिए, साइन के लिए, तो मोनार्क कभी भी इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता। ये कन्वेंशन है, ठीक है। मोनार्क रिफ्यूज नहीं कर सकता। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा वैसा कि मोनार्क रिफ्यूज कर सकता है या नहीं कर सकता है, कुछ भी इस बारे में कोई बात ही नहीं लिखी हुई, लेकिन कन्वेंशन है, उस चीज को प्रैक्टिस करते हैं। तो मोनार्क कभी भी रिफ्यूज नहीं करता। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोनार्क को एडवाइस कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है कि अब जो है ये गवर्नमेंट या हाउस ऑफ कॉमन्स को डिसॉल्व कर दें फॉर न्यू इलेक्शंस, तो मोनार्क इस चीज को भी रिफ्यूज नहीं कर सकता, करता है नहीं है। हालांकि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा वैसा, लेकिन मोनार्क इस चीज को रिफ्यूज नहीं करता, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तीसरी चीज क्या है, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट या कैबिनेट के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया, तो क्या होता है कि सारी की सारी कैबिनेट को उसी वक्त रिजाइन करना होता है। ये भी बात कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी, लेकिन सारी की सारी कैबिनेट रिजाइन करती है। अच्छा, और ये भी जैसे पाकिस्तान में सिस्टम है ना कि आप पार्टी बदल लेते हैं, किसी पार्टी के मेंबर हैं लेकिन अगले इलेक्शन में किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो यूके में ये चीज़ भी प्रैक्टिस नहीं होती। अगर आपने एक पार्टी के मेंबर बन गए हो ना, तो आप उस पार्टी की रुकनीत छोड़ के दूसरी पार्टी में नहीं आ सकते, दूसरी पार्टी ना ही आपको लेगी, ठीक है। तो वहां पे ये कन्वेंशन प्रैक्टिस होती है कि आप एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, और ना ही करते हो। तो लोग ना मॉरल वैल्यूज का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फीचर क्या है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो ये जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आपने देखा कि बहुत ज़्यादा कन्वेंशंस पे बेस्ड कर है, ठीक है, और एवोल्यूशनरी नेचर है, ऑर्गेनिक इन नेचर है, बढ़ता चला गया है। तो लोग जो है ना क्या करते हैं कि इतना स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं करते यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को, जो बातें उसमें लिखी हैं वो लिखी हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम में प्रैक्टिस अपनी मर्जी से चल रहा है। जैसे यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो एब्सोल्यूट सॉवरेन है मोनार्क, ठीक है, मोनार्क एब्सोल्यूट सॉवरेन है, लेकिन इन प्रैक्टिस क्या है, लिमिटेड मतलब सॉवरेन है या लिमिटेड मोनार्की है, ठीक है। और मतलब आप ये देख लो कि इन प्रैक्टिस वो रिपब्लिक ही है, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और वही पूरी कंट्री को चलाता है, ठीक है। तो मतलब आप देखो उसके फीचर्स, आपको देखने में प्रैक्टिस में लगेगा कि ये तो एक रिपब्लिक की तरह चल रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, एब्सोल्यूट मोनार्की। बट इन प्रैक्टिस जो है वो एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं है। मोनार्क की पावर्स इतनी को लिमिटेड है कि आप वो कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो बिल्कुल टूथलेस है। फिर मतलब क्या लिखा हुआ है कि ईच ऑर्डर इज पास्ड इन द नेम ऑफ द किंग। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो भी ऑर्डर आ रहा है, जो भी लॉ आ रहा है, वो किंग के नाम से इशू होगा कि ये किंग ने इशू किया है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में इशू कौन करता है, कैबिनेट। हर ऑर्डर कैबिनेट पास करती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि किंग पास करेगा, डिफरेंस है। देन एक और हमारे पास एग्जांपल है कि मोनार्क को सॉवरन ऑफ द स्टेट लिखा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इन प्रैक्टिस क्या है, पार्लियामेंट सॉवरन है। फाइन, पार्लियामेंट सॉवरन है, ऑल इन ऑल पार्लियामेंट है। देन इन रिटन लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, तो जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर्स है ना वो पार्लियामेंट से रिजाइड करते हैं, मतलब पार्लियामेंट के साथ है। पार्लियामेंट जो भी कानून बनाना चाहेगा वो बनाएगा, लेकिन इन प्रैक्टिस वो जो पावर्स हैं, इन प्रैक्टिस पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो कैबिनेट यूज करती है, मोस्टली कैबिनेट ही लॉज बनाती है, ठीक है। तो इन रिटर्न क्या है, पार्लियामेंट लेजिस्लेशन करेगी, लेकिन इन प्रैक्टिस कैबिनेट लेजिस्लेशन करी होती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि किंग अपॉइंट करेगा जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है और उसकी कैबिनेट को, लेकिन प्रैक्टिस में क्या होता है कि वेल ऑर्गेनाइज पार्टी सिस्टम है। वेल ऑर्गेनाइज पार्टी सिस्टम में प्रैक्टिस में आप देखते हो कि लेबर पार्टी है और डेमोक्रेटिक पार्टी, मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये दोनों पार्टीज है, टू पार्टी सिस्टम है, वेल ऑर्गेनाइज पार्टी सिस्टम है। इसमें से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, और हाउस ऑफ द कॉमन्स में जिस पार्टी की मेजोरिटी ज़्यादा होती है उसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, और प्राइम मिनिस्टर फिर अपनी ही पार्टी के लोगों को कैबिनेट चुनता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर खुद चुनता है कि मैंने इन लोगों के साथ काम करना है। तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस
between practice and theory in English Constitution. ऑर्गेनिक इन नेचर, हाँ मैं पहले बार बार यूज करती रही हूँ ऑर्गेनिक इन नेचर और एवोल्यूशनरी नेचर ऑफ द यूके कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये इसका क्या मतलब है? जैसे एक दरख्त है ना, वो वक्त के साथ साथ बड़ा होता जाता है। पहले छोटा सा पौधा होता है, मतलब सबसे पहले तो बीज होता है, फिर पौधा बनता है, फिर बढ़ते 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 एक तनावर दरख्त बन जाता है। तो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन भी ना कुछ इस तरह का ही रहा, कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता रहा है और पास्ट से इवॉल्व होते होते अनब्रोकनली बड़ा होके अब हमारे सामने उसकी एक शक्ल नजर आई। ठीक है, तो आप देखो कि ना यूके की हिस्ट्री आप देखो ना, तो बहुत सारे रेवोल्यूशंस आए हैं, लोगों ने गवर्नमेंट को टॉपल करने की कोशिश की है, सिविल वॉर्स भी है, फिर ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया है। तो दो मेजर रेवोल्यूशंस थे, फिर बहुत सारी जंगें हुई हैं, लेकिन फिर भी क्या हुआ, रूलर्स को इतनी दफा चैलेंज किया है, लेकिन पास्ट और प्रेजेंट का लिंक जो है हमेशा सेव रहा है। इवन आज भी लोग कन्वेंशनल लवर्स हैं, वही जो चीज़ों को पास्ट में प्रैक्टिस करते आ रहे थे ना, इवन प्रेजेंट में भी वही चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं विद लिटिल चेंज। वक्त के साथ साथ थोड़ी बहुत उन्होंने चेंजिंग्स लाए हैं अपने एटीट्यूड में, लेकिन अब देखती हूँ कि वही चीज़ें अल्टीमेटली वही चीज़ें हैं जो पास्ट में प्रैक्टिस हो रही थी। तो ऑर्गेनिक इन नेचर है दीज, मतलब रेवोल्यूशंस जो दो आए, दो मेजर रेवोल्यूशंस आए, हालांकि दो रेवोल्यूशंस आए हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को रोकने के बजाय उसकी डेवलपमेंट को तेज कर दिया। जैसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद पार्लियामेंट एक्ट आ गया, पार्लियामेंट एक्ट आते साथ ही जो मोनार्क थी उसकी पावर्स को बिल्कुल ही खत्म कर दिया पार्लियामेंट ने। पहला जो आया था रेवोल्यूशन, उसमें भी इन्होंने मोनार्क की पावर्स को कम किया था, लेकिन सेकंड रेवोल्यूशन के बाद दूसरा पार्लियामेंट एक्ट लेकर आए और उससे क्या मोनार्क की पावर को और कम कर दिया। तो क्या हुआ, ये इन दोनों रेवोल्यूशंस ने मजीद कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप होने का चांस दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना हमेशा डेवलप होता रहा। हालांकि फर्स्ट जो है ना रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, मैंने बताया कि सिविल वॉर छिड़ी थी। सिविल वॉर के बाद यूके को रिपब्लिक कर दिया था, ओलिवर क्रॉमवेल उसका हेड ऑफ द स्टेट बना था। 1649 टू 1660 यूके एक रिपब्लिक की फॉर्म में रहा है। ठीक है, तकरीबन 10 साल रिपब्लिक की फॉर्म में रहा है। अब जैसे ही मतलब रिपब्लिक की फॉर्म में आया है ना, तो तब बस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो काम था ना वो रुक गया था, अदरवाइज वो कॉन्टिन्यूस रहा है। ठीक है, और आप देख सकते हो कि कोई भी डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड ऐसी नहीं है जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इतनी कॉन्टिन्यूस सक्सेसफुल रही हो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। मैग्ना कार्टा आया, जब किंग बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया तो मैग्ना कार्टा ले आए, बिल ऑफ द राइट्स ले आए, फिर पार्लियामेंट एक्ट्स आ गए, और इस तरह जो जो मसले आते रहे वो उस तरह एक्ट्स लाते रहे, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होता गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव्स। अब इसका क्या मतलब है, जो भी एग्जीक्यूटिव्स आ रहे हैं वो पार्लियामेंट में से आ रहे हैं। आपको पता है ना कि यहाँ पर भी यही जैसे पाकिस्तान में होता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। इलेक्शंस हुए और जो है हाउस ऑफ द कॉमन्स में लोग आ गए। हाउस ऑफ द कॉमन्स में जिस पार्टी की मेजोरिटी है उस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर आ गया। तो हाउस ऑफ द कॉमन्स में से आपने एक एग्जेक्टिव ले लिया, प्राइम मिनिस्टर। फिर उस प्राइम मिनिस्टर ने अपने जितने भी मिनिस्टर्स लिए वो भी हाउस ऑफ कॉमन्स में से अपनी पार्टी में से लिए, तो भी वो सारे एग्जेक्टिव्स कहाँ से आ रहे हैं, हाउस ऑफ द कॉमन्स से आ रहे हैं। तो यूके में जो है, मतलब जो मोंटेस्क्यू ने स्टडी किया था सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट, यहाँ पे जिस तरह प्रैक्टिस नहीं हो रहा। एग्जेक्टिव्स कहाँ से आ रहे हैं, पार्लियामेंट में से आ रहे हैं। पार्लियामेंट का भी पार्ट है, मतलब लेजिस्लेचर का भी पार्ट है और एग्जेक्टिव का भी पार्ट है। तो यहाँ जितनी भी एग्जेक्टिव बैठती है ना यूके में, जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सबके सब पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं। फाइन, और जो पार्लियामेंट है ना वो सारे के सारे लॉ बनाती है कंट्री के लिए। अच्छा, अब कैबिनेट सिर्फ और सिर्फ लॉज नहीं बनाती, वो और भी चीजें देख रही होती है। लेजिस्लेटिव मेजर्स कौन सी लेनी है पार्लियामेंट में वो सब यही देखेंगी, उसकी शेप कैसी होनी चाहिए, उनका कंटेंट कैसा होना चाहिए, फॉर्म कैसी होनी चाहिए, फिर जो भी आपने प्लान या प्रोजेक्ट पे काम करना है उसका पैसेज क्या होगा। ठीक है, तो हाँ मतलब जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किस तरह पार्लियामेंट ने काम करना है वो सब की सब कैबिनेट बताती है। तो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव ने सारा सारा होल्ड ही कैबिनेट का है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस। प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस ये एक बहुत बहुत अहम फीचर है। जो ये लोग हैं ना ये एक दूसरे के साथ मिलजुल के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। ठीक है,
कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। अगर किसी से काम नहीं हो रहा तो वो इस्तीफा दे देता है। तो प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस ना एक बहुत अहम चीज़ है। और जो भी लोग जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उनका मेंटल एटीट्यूड ये था ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काम करता रहे। फाइन। तो ये एक है फीचर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में, यूके कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस। इसके बाद क्या है, रूल ऑफ द लॉ। अच्छा जी, रूल ऑफ द लॉ का क्या मतलब है? ये हमने पढ़ा हुआ था जब हमने लॉ पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि जी लॉ जो है ना वो सबसे सुप्रीम है। हर कोई उस लॉ के नीचे आता है और लॉ सबके ऊपर होता है। हर किसी को एक ही लाठी से हाँका जाएगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो या कोई आम आदमी। कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। ठीक है। तो ये एक फिलोसफर थे जिन्होंने कहा था कि नो इंग्लिश मैन इज पनिशेबल फॉर एक्सेप्ट for a distinct breach of the law established in a legal manner before the ordinary court of the land। ठीक है। अगर कोई भी अंग्रेज आदमी, मतलब जैसे कि ब्रिटेन है, जो भी ब्रिटिश बंदा है, ब्रिटिश नेशनल है, उसको आप सजा नहीं दे सकते तब तक जब तक उसने कोई लॉ ना तोड़ा हो। ठीक है। और वो लॉ किसी ने, मतलब किसी लीगल अथॉरिटी ने बनाया होगा। ठीक है, लीगल मैनर में बनाया होगा। और उस बंदे को पनिश भी कहाँ किया जाएगा? कोर्ट ऑफ द लैंड में। उस इलाके का जो कोर्ट है वहां उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है। तो ये रूल ऑफ द लॉ है। किसी भी इंसान को कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे। हर कोई बराबर है, इक्वालिटी का सिस्टम है। कोई भी हाई ऑफिशियल है, कोई भी कॉमन मैन है, सबको एक जैसा ट्रीट किया जाएगा इनके क्राइम्स के लिए। ठीक है, उन कोर्ट्स में जो लैंड में मौजूद है। तो ये सिंपल सी बात है, रूल ऑफ द लॉ। एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, नो वन इज अबव द लॉ, नो वन इज एंजॉयिंग एनी स्पेशल प्रिविलेजेस, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है या वो आम इंसान है। नेक्स्ट फीचर क्या है? सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट का क्या मतलब है? अच्छा, यहाँ जो है ना यूके में पार्लियामेंट, मतलब यूके में या जितने भी दुनिया में आप देख लो ना, पार्लियामेंट में हमारे पास दोनों हाउसेस होते हैं और हेड ऑफ द स्टेट होता है। अब वो हेड ऑफ द स्टेट चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे किंग हो, वो हेड ऑफ द स्टेट है। तो पार्लियामेंट में तीन चीजें होती हैं, हाउस ऑफ द कॉमन्स या लोअर हाउस, हाउस ऑफ द लॉर्ड्स सेनेट या अपर हाउस, और किंग या प्रेसिडेंट। ठीक है, तीन चीज, ये पार्लियामेंट है। तो अगर आप में एमसीक्यूज में आ जाए कि वो तीन चीजें कौन सी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि लोअर हाउस, अपर हाउस और हेड ऑफ द स्टेट, ये तीन चीजें मिलकर पार्लियामेंट बनाती है। अच्छा, अब इसकी सोवरेनिटी का क्या मतलब है? इसकी सोवरेनिटी का मतलब ये है कि पार्लियामेंट पावरफुल है, वो कोई भी लॉ बना सकती है, अमेंड कर सकती है, रिपील कर सकती है, चाहे वो लॉ आम नेचर का हो या कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर का हो। ठीक है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही कोई लॉ मौजूद हो, कोई शिक मौजूद हो, कोई आर्टिकल मौजूद हो, या आम कोई लॉ बनाना है या ख़त्म करना है या उसमें कोई चेंजिंग लानी है, तो पार्लियामेंट ये सब कुछ कर सकती है। अब देखिए, यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, स्टेट्स है नहीं। ठीक है, स्टेट्स के पास पावर है नहीं। किंग को बिल्कुल ही टूथलेस कर दिया है। किंग किसी भी जो है वो बिल पे रिफ्यूज नहीं कर सकता सिग्नेचर करने से। हाउस ऑफ द लॉर्ड्स ने तो वैसे ही किसी काम की नहीं है। हाउस ऑफ द लॉर्ड्स, कोई भी बिल आता है ना तो हाउस ऑफ द लॉर्ड्स को उसके पास करना ही होता है, वो उसके साइन करना ही होता है। वो ज्यादा से ज्यादा किसी बिल को 1 साल के लिए या कुछ महीनों के लिए रोक सकते हैं, लेकिन उसको वीटो नहीं कर सकता। ठीक है, ना किंग ना हाउस ऑफ द लॉर्ड्स। फिर कोई स्पेशल जुडिशरी है ही नहीं। ठीक है, जैसे जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट था यूएसए में और पाकिस्तान में है कि कोई भी लॉ है उसको जुडिशरी एक दफ़ा रिव्यू करेगी और अगर वो नल एंड वॉइड कर देगी तो वो लॉ नल एंड वॉइड हो जाएगा। लेकिन लेकिन यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो स्टेट्स है, ना ही किंग के पास कोई पावर है, ना ही हाउस ऑफ द लॉर्ड्स के पास कोई पावर है, और ना ही कोई स्पेशल जुडिशरी है। तो आप समझ लें हाउस ऑफ द कॉमन्स ऑल इन ऑल है। अगर वो कोई लॉ बना रहा है, अमेंड कर रहा है, रिपील कर रहा है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आ रहा है, तो वो पास होगी ही। कोई लीगल अथॉरिटी है ही नहीं जो रोक सके। ठीक है, कोई पर्सन नहीं है, कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है कंट्री की जो इनके राह में
मतलब समझ लो ऑब्स्टेकल के तौर पे खड़ी हो सके। तो पावर जो है पार्लियामेंट की लेजिस्लेट करने की वो अनलिमिटेड और अनएब्सोल्यूट है। बल्कि एक लास्ट की है मेरे ख्याल से, उन्होंने कहा था कि यूके की पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, सिर्फ एक औरत को मर्द और मर्द को औरत डिक्लेयर नहीं कर सकती, बस बाकी सब कुछ कर सकती है। ठीक है, तो कोई भी अथॉरिटी नहीं है कंट्री में जो कि एक ब्रेक लगा सके लेजिस्लेटिव अथॉरिटी पे, पार्लियामेंट की या कंट्री की लेजिस्लेटिव अथॉरिटी पे कोई ब्रेक लगा सके। तो ये था हमारा सारा कंसेप्ट यूके का के कॉन्स्टिट्यूशन के सिरे